Okay. Rainbow. Write a note on rainbow. The rainbow is an example of the dispersion of sunlight by the water drops in a which one? Atmosphere. This phenomenon is due to the combined effect of dispersion, refraction and reflection. सब कुछ होने वाला है of sunlight by the spherical water droplets of the rain. The conditions for the observing the rainbow are that the sun should be shining in a one part of the sky which is near the which one? Western horizon, while is raining in a opposite part of the sky. Suppose western में sun है तो rain eastern में होनी चाहिए. An observer can therefore see the rainbow only when his back towards the sun. Okay, sun को देखता रहेगा, rainbow नहीं दिखेगा. Opposite side the sun दिखता है. Clear ना? Okay, formation of rainbow. Sunlight is first refracted as it enters the raindrop when which causes the diffraction wave which causes the different wavelengths यानी कि colors of the white light and that to separate. सबसे पहले मेरा ड्रॉपलेट आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स. सनलाइट पहले क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ. इट इज सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट लाइट्स. विबग्योर आया समझ में? चलो अब यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. माय मिस्टेक, रिफ्लेक्शन होगा. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और उसकी वजह से अपर लाइट कहाँ चला गया? नीचे. और नीचे वाला लाइट कहाँ चला गया? ऊपर. अब उस हिसाब से देखे तो विबग्योर हमने तो पहले से ही बताया था कि डिस्पर्शन में वायोलेट नीचे रहता है और रेड कहाँ रहता है? ऊपर. तो इस हिसाब से ये रेड कहाँ आ गया और वायोलेट ऊपर आ गया. बात क्लियर? समझ में आया आपको? रेनबो कभी देखा है? क्या बात कर रहे हो? तो इसमें तो ऐसा बता रहा है कि रेड अप आ रहा है और वायोलेट, और आप बता रहे हो सर रेड नीचे वायोलेट ऊपर. ऐसा नहीं, हर जगह पे आई नहीं. है ना? तो ये मिस्ट्री हो गई. इस मिस्ट्री को बाद में सुलझाएंगे. डाउट तो गया ना? अब इस मिस्ट्री को बाद में सुलझाएंगे, बट अभी यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की. सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड as it enters the raindrop and which causes the different wavelengths of the white light to separate. तो रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्पर्शन होगा. आया समझ में? longer wavelength of light, that is the red, are bent least while shorter wavelength bands most. मतलब violet नीचे और red ऊपर. Okay, these components rays strike the interior surface of the water drops and get internally reflected if the angle between the refracted ray and normal to the drop of surface is greater than critical angle 48. Okay, according to sin IC equals to 1 by n and this n is 1.33 for water. तो उस हिसाब से IC जो निकल के आएगा that is 48 डिग्री. उससे ज्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है. The reflected light can be, the reflected light is refracted again as it comes out from the drop as shown in the, again यहाँ पे refraction होगा. Okay, it is found that violet light emerge at the angle of 40 degree related to the incoming sunlight and red light emerge at the how much degree? दिखा? 40 and 42. कहने का मतलब red नीचे और violet ऊपर. आया समझ में? For the colors, angles lies between these two value. Other colors की बात करें, विबग्योर के बीच में V and R के बीच में दूसरे ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इंडिगो ऐसे सब कलर्स है कि नहीं? तो वो सबके लिए जो एंगल होगा ये 40 और 42 के बीच में होगा. अब टू नाउ कोई डाउट नहीं ना? ओके गुड. अब इतना कम एंगल होने की वजह से जब ऑब्जर्वर बहुत दूर होगा, नीचे बूंद हवा में होगी, ऑब्जर्वर काफी नीचे होगा, तो होगा क्या पता है कि एक बूंद का उसको कौन सा कलर आता दिखेगा और दूसरे बूंद का, इसलिए उसको वायोलेट नीचे लगेगा और रेड. आया समझ में? गॉट इट? ओके गुड. उसमें रेड नीचे निकला ना बेटा, वायोलेट ऐसे ऊपर से निकलेगा, आंखों में नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर घूमेगा, है ना? फिर तुम और ऊपर जाओ तो फिर क्या होगा? वो जो जिसका तुम मानो कि तुम सरफेस पे हो, अर्थ सरफेस पे, तो तुम जिस ड्रॉपलेट के लिए सोच रहे हो वायोलेट देखने का, जिसका तुम्हें रेड दिख रहा है,
उसका वायलेट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ऊपर ऊपर घूम रहा है। तुम माउंटेन पे जाओगे तो उसका तुम्हें वायलेट दिखेगा, तो उसके ऊपर वाले का नहीं दिखेगा। अल्टीमेटली इमेज रिमेन सेम, नीचे वायलेट और अपसाइड रेड। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? रेड लाइट from the drop 1 and violet light from the drop 2 reach the observer's eye, and the violet from the drop 1 and red light of drop 2 are directed at the level above and okay, and thus the observer sees the rainbow with red color on the top and violet color on the bottom. Thus primary rainbow is a result of three-step process, that is refraction, reflection and again रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन हुआ था, दैट इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ व्हाइट कलर लाइट। व्हेन द लाइट रेज अंडरगोस टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड अ रेनबो इंस्टेड ऑफ वन एज इट्स प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड एज टू इन द ओके। अगर मान लो कि एक एक्स्ट्रा मोर रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे कि सनलाइट है, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, ओके फिर वापस यहाँ पे ऐसा वापस हुआ, तो दो बार रिफ्लेक्शन से जो बना उसमें आपको ऑब्जर्वर को रेड कलर कहाँ दिखेगा? नीचे। और वायलेट कलर कहाँ दिखेगा? ऊपर। बट पहले एक प्राइमरी रेनबो तो देखना है, उसके ऊपर एक दिखेगा ऐसा, तो V से R एंड देन अगेन R से क्या दिखेगा? V। तो दिस इज नॉन एज सेकेंडरी रेनबो। वो काफी कबार ही दिखने मिलता है क्योंकि उसके बाद ड्रॉपलेट्स के अंदर कितनी बार रिफ्लेक्शन होना जरूरी है? 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। The intensity of light is reduced at the second reflection, and hence secondary rainbow is fainter than the which rainbow? Primary rainbow. दिख रहा है? देखो रेड के नजदीक में रेड आया और फिर ऊपर जाके वो हो जाएगा, है कि नहीं? गुड। Further, the order of colors is also reversed in the secondary rainbow. अब बात करते हैं scattering of light की। What is the scattering of light and which does the scattering depend? So, as I said, मुझे पता है, but my tongue. Okay, चलो। As the sunlight travels through the Earth's atmosphere, अब most probably एक ही रीजन लग रहा है मुझे उसके पीछे, टेंस लाइफ, क्योंकि अभी कुछ दिनों में टेंशन बढ़ा तो उसने तुरंत जलवा दिया है ना? तो मैंने बहुत इसके कॉसेस जानने के ट्राई किए बट मिला ही नहीं। मैंने आपको बार बार बोला, मैंने लेबोरेटरी करवाया, मैंने सोनोग्राफी करवाया, बट पता नहीं ये ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मिल के आया, वो भी बस बिठा के बुला के बेटा होता रहेगा अरे क्या है चलो कोई बात नहीं, बट अभी इसका जादू मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, वो देखेंगे। अब तो बात करते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो एंड ऑन विच डज द स्कैटरिंग डिपेंड्स। So as sunlight travels through the Earth's atmosphere, it gets scattered. जैसे सनलाइट अर्थ एटमोस्फियर से ट्रैवल होता है वो क्या होने लगेगा? स्कैटर। एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज बाय द एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स। लाइट ऑफ दिस शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द विच वेवलेंथ? लाइटर। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई जब लाइट आ रही होती है स्काई से नीचे की ओर तो शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी? ब्लू। ब्लू ज्यादा स्कैटर होती है, फैल जाती है, इसलिए हमें ब्लू कलर का स्काई दिखता है। आया समझ में? और डेंजर सिंबल में हम क्या यूज करते हैं? रेड, क्योंकि रेड कलर की लाइट स्प्रेड नहीं होती तो दूर से भी दिख जाता है। आया समझ में? है ना? इसलिए वो बोल रहे हैं ना, तुम रेड पहन के खड़ा रहना, मैं रेड पहन के आऊंगी हम दोनों एक दूसरे को मेले में पहचान लेंगे, है ना? चलो गुड। वे क्या करूँ है? हाँ, वायोलेट आंखों को पसंद नहीं है। हमारी आइस की जो विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम है वो वायोलेट, वैसे भी प्योर वायोलेट देन इंडिगो एंड देन ब्लू आएगा, तो सबसे कम शॉर्ट वेव लेंथ वो किसकी है? वायोलेट की। बट आंखें उतनी सेंसिबल नहीं है वायोलेट के लिए, और एज वेल एज इंडिगो, एंड दैट्स व्हाई कौन सा कलर दिखता है? अगर आपको थोड़ा सा इंडिगो कलर दिखाओ ना तो भी आप ब्लू बोलोगे, और ब्लू आंखों को देखना बहुत पसंद है। यू कैन सी इन द थीम ऑफ क्लास एज इन माय लोगो।
कभी कभी मेरे क्लोथ में। चलो क्लियर। व्हाइट भी एक ऐसा कलर है जो सबको शांत रखता है, तो व्हाइट भी मेरे को बहुत ज्यादा दिखेगा। गुड, चलो समझ गए। अमाउंट ऑफ द स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब इंटेंसिटी की स्कैटरिंग इंटेंसिटी, नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज द स्कैटरिंग इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। आया समझ में? एंड हेंस द बुलिश कलर्स predominates in the clear sky since blue has a shorter wavelength than the red, and that's why it is scattered more strongly. In fact, violets get scattered even more than the blue, but having a shorter wavelength. Okay, but वो visibilities में नहीं आता है, eyes की sensibility उसके लिए कम है. Okay, large particles, dust and water droplets present in the atmosphere behave differently. The relevant quantity here is the relative size of the wavelength and the scattered, मतलब कि जो उसको स्कैटर करने वाला है, यानी कि 10 पार्टिकल, दैट इज द ए। यहाँ पे स्कैटरिंग डिपेंड्स करता है, ओके, किस पर डिपेंड्स करता है? पार्टिकल की साइज पे और लाइट की वेवलेंथ पे। तो दो पैरामीटर होगी फॉर द स्कैटरिंग, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एंड जो स्कैटरर है उसका पैरामीटर मतलब कि ए, साइज ऑफ द 10 पार्टिकल। इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन लैम्बडा, वेवलेंथ से बहुत छोटा साइज का पार्टिकल है, देन उस स्कैटरिंग को रिले नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, हेंस इट इज नोन एज रिले स्कैटरिंग। रिले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट्स अ रिले स्कैटरिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू, अभी बताया वैसे, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। If A is very very greater than lambda, then it is called geometric scattering. Okay, उसमें पैरामीटर ऑफ 10 पार्टिकल बहुत ज्यादा है, किसके कंपेयर में? वेवलेंथ के कंपेयर में। एंड इफ बोथ आर इक्वल देन कॉल्ड माई स्कैटरिंग। अगेन दिस माई इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। आया समझ में? जब दोनों सेम होते हैं तो अलग अलग टाइप के स्कैटरिंग होते हैं। थैंक्स टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गायब हो गए, अदरवाइज गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया था तीनों को। ओके, बाकी अभी हमें छोड़ देना है ना। अब हम बात करेंगे, आज ब्लू है पानी, ऐसा बोल रहा था ना हनी सिंह, उससे उल्टा, पानी ब्लू नहीं है, क्या ब्लू है? ओके, पानी ब्लू क्यों दिखता है? आप सोचो, आपको सोचने की जरूरत है। बढ़े आगे। So yes, the amount of the scattering is inversely proportional to the fourth power of what? Wavelength, and this is known as relay scattering when dust particle size is very smaller than the wavelength. The bluish color predominates in the clear sky since blue has a shorter wavelength than the red and it is scattered much more, मतलब फैल ज़्यादा जाएगा. In fact, violet gets scattered even more than the blue. Ditto. But since our eyes have a more sensitivity to blue than the violets,
है ना। अगर कोई मुझे कोई बोले कि भाई मुझे वायलेट कलर पसंद है तो समझ लेना आई डिफेक्ट, है ना। हो सकता है ना। अतरंगी है, किसी को होता है वायलेट पसंद, ऐसा नहीं, क्योंकि सबकी सेंसिटिविटी सेम नहीं है, बट जनरलिटी पे बात कर रहे हैं हम। मेजोरिटी ह्यूमन बींग्स आर सेंसिटिव फॉर ब्लू, और जिसको वायलेट पसंद है उसको ब्लू तो पसंद होगा ही होगा। ओके चलो, वो पिंक वाले आइस अलग ही होते हैं, वो क्लोथ में ही पिंक पसंद आता है उनको, फिर अगर घर में पिंक कर दो तो पसंद नहीं आता उसको, तो घर में भी वायलेट पसंद आएगी। दैट इज द थिंग। ओके, why does the sun look reddish at the time of the sunrise and sunset? Why the moon is seen reddish at the time of rise and set? So sunset, sunrise, the sun's ray have to pass through the larger distance in the what? Atmosphere, and so most of the blue colors with the shorter wavelength is removed by the, और एकदम होरिजिन पे होता है वो, पता है ना। वैसे इन लोगों ने होरिजिन ओके ऊपर बता दी नहीं, वो समझ में आया। वो इमेज वगैरह नहीं पढ़ रहे, बट अभी हम स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या, मानो कि एग्जैक्ट वो होरिजिन, चलो वैसा ही समझ लेते हैं, एग्जैक्ट है यहाँ पे लेकिन तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना। बट अभी वो समझ ही नहीं सकते, हमें पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे। हमने सन को यहाँ पे प्लेस किया, उसकी लाइट एकदम ओरिजिन से थोड़ा ऊपर है, समझ रहे हैं कि राइज हो रहा है, या आप ये भी समझ सकते हो कि सनसेट होने वाला है, राइज हो चुका है, क्योंकि ओरिजिन लाइन ए है। तो ये जो सनलाइट सीधा जाना चाहिए था, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके अंदर जाएगा, अर्थ, मैं अर्थ के अंदर कहा जाएगा, ऑब्जर्वर के अंदर जाएगा, मैं बोला अर्थ कहां से। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर्स के अंदर जाएगा। अब होगा क्या कि जितना, देखो अगर डे लाइट होता, मतलब कि नून टाइम होता, तो वो सीधा नॉर्मली जाता, तो कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, बट यहाँ पे बैंड हो गया उसकी वजह से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे हायर वेवलेंथ के, ओके, वो बाकी रहेंगे, लोअर वेवलेंथ वाले पूरे फैल जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, यानी बाकी खुचा लाइट कौन सा बचा, रेड, जो आपको दिखेगा। आया समझ में। तो बस मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ्स आर रिमूव्ड बाय द स्कैटरिंग एंड लिस्ट स्कैटर light reaching our eyes, and therefore the sun looks like reddish. Okay, this explains the reddish appearance of the sun and the full moon near the horizon. Why the cloud seems to be a white color? तो फिर क्लाउड क्यों व्हाइट कलर के दिखते हैं, है ना। रिले ने तो ये सब समझा दिया, इसलिए नया आया था माई स्कैटरिंग या जियोमेट्रिक स्कैटरिंग, ऐसा था ना। तो व्हेन स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ फॉर द ए ग्रेटर देन लैम्डा, जब पार्टिकल साइज लैम्डा से क्या है, ज्यादा बड़ा है, देन लेटर लार्ज स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ रेनड्रॉप, लार्ज डस्ट एंड आइस पार्टिकल। ओके, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ऑल द वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली। जब पार्टिकल साइज लैम्डा से बहुत ज्यादा होता है, तब वो पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो सारी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, ओके, इक्वली, एंड दैट्स व्हाई सारी लाइट हमारी ओर आएगी थ्रू द क्लाउड, इसलिए क्लाउड कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। आया समझ में। Thus the cloud which have droplets of the water with a very greater than lambda and are generally white. कभी कभी आप ब्लू दिखेगा ऐसा भी बोलोगे। ब्लैक जब एब्जॉर्ब हो गया, स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। अब देखो यूनिफॉर्म पार्टिकल्स तो होगे नहीं क्लाउड के अंदर, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। बात क्लियर है या ना। मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. Write the name of optical instruments developed by the use of properties of reflection and refraction of mirror, lens and prism. A number of optical devices and instruments have been designed to utilizing the reflecting and refracting properties of the mirror, lenses and number 1 देखा है, सुना है, समझा है, वो टेलीस्कोप होता है। वही है, वो टेलीस्कोप होता है, बट पेरिस्कोप में वो टेलीस्कोप ही बोलते हैं उसको। सुनो तो सही, वो टेलीस्कोप नहीं होता है, सॉरी। टेलीस्कोप क्या होता है, वो अलग होता है। टेलीस्कोप क्या होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का क्या करने के लिए, ऑब्जर्वेशन। और पेरिस्कोप वाटर में देख के दूसरे को देखना हो तो सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है, बराबर।
और कौन सा स्कोप है? नहीं, वो आपने नहीं बनाया था, वो लोअर 4 पीस ऑफ मिरर रखे थे, फिर उसके ऊपर कवर लगाया था और बेंगल के वो पीस डाल दिए थे। हाँ, वो आप चलो छोड़ो, अपने अपने काम पे आ जाओ, है ना। ऐसा पैटर्न्स दिखता है अंदर, ये जैसे इसके कितने सारे इमेज दिख रहे हैं। बच्चों का खेलने का चीज है ये। ओके, और क्या है? वाह, दूरबीन पता है ना आपको? टेलीस्कोप बताना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। ओके, गुड। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द विच डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कॉमन इन। एक तो मेरे सामने ही है। समझ आया? और एक तो आपने पहना हुआ है ना? एक तो आपके अंदर है बाय डिफॉल्ट। ओके, चले देखो आया। और आई, ऑफ कोर्स, one of the most important optical device the nature has endowed us with. ओके, कब होता है? फेटल के अंदर आइस कब आते हैं? बायो वालों का कौन से मंथ पे? आपको बताया पूरा साइकिल 9 मंथ का। फिटल के अंदर आइस फॉर्मेशन कब होता है? कौन से मंथ में? कुछ भी मैथ्स वालों को कैलकुलेशन ना आए तो ना बोलना चाहिए। क्या बात कर, पक्का? तुम रखो ना भाई, मैथ्स वालों का सुना ही नहीं जाएगा। हार्ड पहले से ही आ जाता है, सबसे पहले हार्ड फॉर्मेशन होता है ना। चलो माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। क्या नहीं, उसमें क्या गूगल करने, हाँ तो घर पे जाके कर लेना थोड़ा। व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? obtain the equations of magnification for the image formed at the normal vision distance. ओके, माइक्रोस्कोप बात करेंगे, वो भी सिंपल वाला, 10th में पढ़ा था, है ना। गुड। अ सिंपल मैग्नीफायर विच इज नोन एज माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस विद द स्मॉल फोकल लेंथ। ओके, स्मॉल फोकल लेंथ वाला कन्वर्जिंग लेंस है। In order to use such a lens as a microscope, the lens is held near the object one focal length away or less and eye is positioned close to the lens on the other side. Okay, एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट एंड आइस के बीच में। ऑब्जेक्ट को लेंस से, लिसन केयरफुली, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से थोड़ा दूर या थोड़ा नजदीक रखा जाता है। फोकल लेंथ से थोड़ा अंदर या थोड़ा दूर। अब एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे न रखने का रीजन, इमेज इंफिनिटी चला जाएगा, बराबर, इसलिए थोड़ा दूर या थोड़ा अंदर। रेस मिलने तो चाहिए ना उसके रेटिना पे। वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, चलो सही है, बट मान लेना भाई थोड़ा दूर या थोड़ा बाहर रखना है, फिर उस पर लंबा डिस्कशन खींच रहा है। So in order to such a lens, a microscope lens is held near the object one focal length away or less, and eye is positioned close to the lens on the which side? Other side. An erect, magnified and virtual image of an object at the distance, so that is can be viewed comfortably. Okay, and that comfortable distance to view is 25 centimeter near point of eye. पता है आपको? आया ना ये वाला, है ना, 25 के बाद ब्लर हो जाएगा। ओके, तो इमेज एटलीस्ट का फॉर्म हो जानी चाहिए 25 पे। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस एफ देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, आया ना, हमने एक साइड पे ऑब्जेक्ट रख लिया फोकल लेंथ से अंदर, तो फोकल लेंथ से अंदर रखा, दैट मीन्स एफ एंड पी के बीच में हो गया। एफ एंड पी के बीच में हो गया तो यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, और यू विल रिक्वायर्ड वर्चुअल ऑल्सो, क्योंकि आपको कहीं इमेज को कैच नहीं करना है स्क्रीन पे। दूसरी बात, यू रिक्वायर बिगर इमेज,
तो कॉन्वेक्स से बिगर तो तभी मिल सकती है जब बिगर मिल सकती है काफी सारे केस में, वैसे सी पे से अंदर जाने के बाद बिग ही हो जाती है, लेकिन और बिगर चाहिए, मैक्सिमम वाली बिगर चाहिए। तो मैक्सिमम वाली बिगर तो तब मिलेगी जब एफ एन पी के बीच में रखोगे। आया समझ में? तो एग्जैक्ट एफ पे या उससे थोड़ा अंदर या उससे थोड़ा ही दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बट दूर वाला केस यहाँ पे गलत है। अगर मुझे बड़ी इमेज और वर्चुअल इमेज चाहिए तो मुझे अंदर ही रखना पड़ेगा एफ एंड पी के बीच में। तो उसमें से जो रे आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे एफ में से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा चला जाएगा, आइस उसको पीछे ट्रेस करेगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि एच डैश मतलब कि एक इमेज मिलेगा जो ऑब्जेक्ट से काफी गुना बड़ा है। आया समझ में? आया ना भाई कौस्तुभ? आया कि नहीं? आओ ध्यान देना, आप दोनों आगे बैठ के मस्त पढ़ना भी है और ध्यान भी देना है। If the object is at a distance slightly less than the focal length of the lens, then the image is virtual and closer to, पहले भले बोला था अवे और इनर, फिर नीचे क्लैरिफाई किया है कि स्लाइटली अगर लोअर देन फोकल लेंथ अगर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तभी आपको कौन सा इमेज मिलेगा, वर्चुअल एंड इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक मिलेगा। Although the closest comfortable distance for viewing the image when it is at the which point, nearest point, यानी कि near point of eye, that is 25 cm, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना। It cause some strain on, अगर एक्जैक्टली भी 25 पे रख ले रहे हो तो स्ट्रेन होगा, थोड़ा सा दूर होगा तो क्लियरली दिख पाओगे। The linear magnification small m of image formed near the point D by a simple microscope, m मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस v by u प्रूव किया था, और लेंस पर मिला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर मुझे 1/u निकालना है यहाँ से तो मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा और 1/f इधर ले जाऊंगा, यस और नो। फिर मुझे v by u में कन्वर्ट करना है, तो मैंने पूरे इक्वेशन को v से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई 1 रियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, v में। क्लियर हो रहा है सबको? है ना? दिस m v by u इज नोन एज m v by v माइनस v by f। आया समझ में? v इज द इमेज डिस्टेंस। सपोज हमें नियर पॉइंट पे इमेज चाहिए तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, माइनस डी तो माइनस माइनस प्लस, तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। 10th के कंपेयर में यही नया है। 10th में हमने सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, कैसे रे गए, कैसे पीछे गए वो एक्सप्लेन नहीं किया, हमने एक्सप्लेन किया मैग्निफिकेशन क्या मिलता है। सो दैट मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू 1 प्लस d बाय f। ओके, बोलो कोई डाउट? वहां ध्यान नहीं देना है। Obtain the magnification for the image formed at the infinity for a simple, अब मानो कि इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक फॉर्म करवाया था आगे के केस में प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए, बट वही सिंपल माइक्रोस्कोप अगर इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म करता है, कहाँ पे, इंफिनिटी दूसरे साइड पे, वर्चुअल वाला जो हम ट्रैक करने वाले वो इंफिनिटी पे फॉर्म होता है, देन उसके मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट विद द हाइट h has a maximum angle can sustained and clearly visible without lens is when it is near point at distance। अगर ये ऑब्जेक्ट है मैं यहां रखूं तो इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, 25 से कम है, उसका ऊपर वाला पॉइंट भी नहीं दिख रहा है, नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये बीच में कुछ कुछ ब्लर ब्लर दिख रहा है या ना? तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, हाँ 25 ले गया तो ये पॉइंट भी दिख रहा है, ये पॉइंट भी दिख रहा है, यस और नो? क्लियर? तो वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसका हाइट कितना है h और उसकी दो लाइन, एक इधर और एक इधर, अपर पॉइंट लोअर पॉइंट, जो आंख के आगे कितना एंगल बना रही है, θ0, कितना बना रही है, θ0। आया समझ में? तो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h मैक्सिमम एंगल इट कैन सबटेंड विथ क्लियरली विजिबल डिस्टेंस व्हेन इट इज एट द विच पॉइंट एंड दैट इज θ0, देन tan θ0 इक्वल्स टू h अपन। आया समझ में? बट दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। ओके, ऐसे केस में क्या होगा, tan θ0 इज अप्रोक्सीमेटली एंड वी कैन राइट डाउन के θ0 इक्वल्स टू क्या है, h by d। बात क्लियर? नाउ इफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द
u distance and that is theta I, angle of image, then tan theta I equals to what? h upon f. ओके, तो अगर ये थीटा यहाँ पे बीच में आ रहा है तो एट अ u डिस्टेंस देन हम लिखेंगे थीटा I इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स टू h बाई f. वो कहाँ से आया है? तो फ्रॉम दिस फिगर. इस फिगर में आप देख सकते हो वही का वही फिगर है जो हमने पहले देखा था, लेकिन हमने अब इस एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे रख दिया, तो वो दो रे पैरेलल बन गए. देखा, तो वो इन्फिनिटी जाके कहीं मिलने वाले है. तो एंगल के साथ ए रे ने, मानो कि हॉरिजॉन्टल के साथ इस रे ने कितना एंगल बनाया? थीटा बनाया. तो वही थीटा कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, है या ना? तो जैसे आगे वाला केस था वैसा ही दिख रहा है ना, आई के साथ ऐसे एंगल बनाया था हॉरिजॉन्टल के साथ, ऊपर थीटा 0 लिया था, यहाँ पे क्या बना? थीटा है. तो अपोजिट साइड उसका क्या है? एच नहीं है. ऐसे कहीं जाएगा तो वो एच डैश होगा. क्या होगा? एच डैश होगा. नहीं सॉरी, हाँ मिल जाएगा एक्जेक्टली, अगर इस ट्राइंगल को ले तो सही है, सही है, सही है, सही है. एच डैश पे नहीं जाना है, वो भी मिल सकता है, बट उसमें होगा क्या पता है कि ए वाला जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो इन्फिनिटी लेना पड़ेगा. tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. तो अगर मैं हाइट ऑफ इमेज कंसीडर करता तो मुझे ये वाला इन्फिनिटी लेना पड़ता, तभी मैं फंस जाता. इसलिए मैं छोटे वाले ट्राइंगल में ही रहूंगा. तो छोटे वाले ट्राइंगल में सिंपल सा एच दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है? तो tan थीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली थीटा है एंड देन थीटा इक्वल्स टू h अपन f. आया समझ में? है या ना? अब मुझे अगर मैग्निफिकेशन चाहिए, वैसे भी वो कौन सा मैग्निफिकेशन? तो बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो इमेज का जो थीटा है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का थीटा, तो थीटा आई अपन थीटा ओ. वैसे मुझे उसको थीटा 0 नहीं बोलना चाहिए था, थीटा ओ फॉर ऑब्जेक्ट. ओके, चलो क्लियर. तो थीटा आई क्या मिला मुझे? h बाय एफ. थीटा ओ क्या मिला? h बाय डी, एच डी बाय सिंपल. तो m इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? डी बाय एफ. यहाँ पे भी अगर हमने d की जगह पे पहले से सोचे तो m इक्वल्स टू 1 बाय वी, 1 प्लस वी बाय एफ था. v की जगह पे d रखा था ना. एंड व्हेन v इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, देन वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस वन. जब इंफिनिटी पे चला जाएगा वो इमेज डिस्टेंस, तो हम इस वन को क्या कर लेंगे? इग्नोर कर लेंगे. आया समझ में? तो फिर v बाय एफ ही बचता, और v इज द नियरेस्ट पॉइंट वाला जो d था वो, तो अल्टीमेटली d बाय एफ आ जाता. आया समझ में? तो इन शॉर्ट ये मेन केस है, उसी में से केस डिराइव किया है ऐसा लगता है. बट फिर भी हम ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट वाला याद नहीं रखेंगे, उसमें लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई दोनों केसेस को कैसे याद रखेंगे? सेपरेट. कैसे याद रखेंगे? एक जो केस हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन एफ लिया था, जिसमें आएगा 1 प्लस डी बाय एफ, और एक ए वाला केस जब हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली फोकल पॉइंट वाला लिया है, फोकल लेंथ, और जब इमेज इंफिनिटी फॉर्म हो रही है. और इंफिनिटी वी कैन सी, ऐसा जरूरी नहीं कि हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारा फार पॉइंट काफी लंबा है. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई उस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा? डी बाय एफ. बोलो कोई डाउट? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. ओके, उसमें हमने क्या किया था? वी रहने दिया था. लॉजिक अगर बनाना है तो यही बन सकता है कि ये डी किसकी जगह पे लिया था? वी की जगह पे. अब वी तो बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के कंपेयर में वन क्या है? कुछ नहीं. इसलिए उसको निगलेक्ट करके सिर्फ एक ही टर्म बचेगा. अगेन भी इन्फिनिटी बाय एफ ही बचेगा, फिर भी मैं उसको डी बाय एफ बनाने के बाद ये लाने का ट्राई करता हूँ. तो लॉजिकली मैंने क्या बोला? सेट नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा बहुत हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई दोनों को डील अलग से ही करेंगे. क्लियर? दिस इज वन लेस देन द मैग्निफिकेशन, डी बाय एफ आया, एंड दिस इज द वन वैल्यू लेस देन द मैग्निफिकेशन when image is at the which point? Near point, but viewing in a more comfortable and difference of magnification is usually small. Just for example, यहाँ के केस में आपको क्या मिला? 1000 मिला. आया समझ में? वहां के केस में क्या मिलता? 1001. बट यहाँ पे आप कंफर्टेबली देख पाओगे, वो एग्जैक्टली 25 पे होगा तो आप उतना कंफर्टेबली देख पाओगे. तो कंफर्टेबली देखने की बात है तो वी कैन यूज दिस केस. मैग्निफिकेशन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उतना भी ज्यादा कम होने वाला नहीं है. बोलो कोई डाउट नहीं है ना? मैग्निफिकेशन इज लिमिटेड, सॉरी मैक्सिमम, द मैक्सिमम लिमिटेड मैग्निफिकेशन इज, इट्स अनऑथोराइज्ड थिंग. 1000 कभी मिलता ही नहीं है. उसका रीजन एफ भी तो चाहिए ना ऐसा.
तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन इक्वल्स टू 9 फॉर द रियल फोकल लेंथ फॉर द बीच माइक्रोस्कोप। उसके बाद फिर है ना, अगर ज्यादा लंबा या कम फोकल लेंथ बनाते हैं तो क्या होता है, एब्रेशंस, क्रोमेटिक एब्रेशंस होने लगते हैं, सर्कल्स दिखने लगते हैं, एरर्स जनरेट होते हैं। वो क्रोमेटिक एब्रेशंस बताया ना, वो डिस्पर्शंस वगैरह होने लगता है, लाइक दैट। ऐसे काफी सारे एरर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई 9 प्रैक्टिकली हमें मिलता है। बट अगर हमें 9 से ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में तो सेल माइक्रोस्कोप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा यूज करते हैं, शॉर्ट बायोलॉजिकल सेल्स वगैरह को देखने के लिए हम यूज करते हैं, तो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो 9 टाइम्स बड़ा करने के बाद भी शायद क्या पता उसमें गोल्गी काई ना दिखे। गोल्गी काई गुजराती वर्ड है गोल्की एपर्टस, इंग्लिश एपर्टस है, काई में बोल गया, वो गुजराती है। राइबोसोम्स ना दिखे यार, स्मूथ दिखाए नहीं दिखाए, ओके, न्यूक्लियस ऑफ द सेल तो दिखे, वो थोड़ा बड़ा है। माइक्रोस्कोप वो उसमें शायद सुपर माइक्रोस्कोप चाहिए होगी। 45x में दिखता है, 45x। फिजिक्स तो बोल रहा है कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप 9 से आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मतलब दैट इज द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब कि अभी हमें फिजिक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बायोलॉजी रुक जाएगा। है ना, देखा सब इंटरकनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई फिजिक्स में सिंगल लेंस से जब कोई काम नहीं हुआ तो हमने डबल लेंस यूज किया। इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आया? और आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ लिया है, और उसमें मैग्निफिकेशन एम का फॉर्मूला क्या था? कंपाउंड ऑफ लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? m इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 इंटू डॉट 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 mn। याद आया? तो अगर एक लेंस का मैग्निफिकेशन 8 है, दूसरे लेंस का भी 8 है, तो 8 इंटू 8, दो लेंस यूज क्यों करने चाहिए? समझ में आया? कितना टाइम मैग्निफिकेशन हो जाएगा? 64 टाइम्स। लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज आता है? अब क्लियर हुआ? मैंने बताया था ना, कैमरा वगैरह में हम यूज करते हैं, आया ना? तो वो 45 वाला कैसे, ऐसे ऐसे रोटेट करते 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 होगे, सेट करते होगे, है ना? वो क्या है पता है, ऐसे ऐसे करते हैं, वो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, बीच में थोड़ा सेपरेशन कम। अभी तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो विथआउट सेपरेशन पढ़ा था, दो लेंस ऐसे कॉन्टेक्ट में हो, तब पढ़ा था पावर p इक्वल्स टू p1 प्लस p2, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, m इक्वल्स टू m1 m2। थोड़ा सेपरेशन हो तो थोड़ा फॉर्मूला में चेंज आएगा, लेकिन ये सब ऐसा होता है, मैकेनिज्म हमें पता नहीं होता, हमें इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, कैमरा मिल गया, ऐसे करके रजनीकांत सर ने दे दिया, ये ऐसे कर 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 देंगे, है ना? वो ग्लास बाहर निकालेंगे, अंदर देंगे, मैकेनिज्म अंदर क्या हो रही है पता नहीं, बट इतना पता चला है, ऐसे किया पूरा कैमरा में दिख गया, ओके, माइक्रोस्कोप ऐसे करते रहे, वो दिख गया, क्लियर, बात खत्म। तो जो हम ये अरेंजमेंट करते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और उसके थ्रू मैग्निफिकेशन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? A simple microscope has limited maximum magnification less than equals to 9 for the realistic focal length. For the much larger magnification, one use two lenses, one compound effect the other. Compound interest होता है, पता है आपको? पैसे लेने चाहिए, पैसे लेने चाहिए सिंपल इंटरेस्ट पे, देने चाहिए यार, क्या यार, मैथ्स किसी ने सिखाया नहीं आपको अच्छे से, 8 स्टैंडर्ड में आया था, तुम मत ले अपने पे, दिल छोड़ा हो जाएगा तेरा। ओके, तो 8 स्टैंडर्ड में आया था, तब आपने सीखा होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बोलो? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है, दैट इज द थिंग। सिंपल में प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इन शॉर्ट एक कंपाउंड जैसा काम करेगा, एक इमेज जो बढ़ चुका था पहले लेंस से उसको और मोटा करेगा। आया समझ में? इसलिए इसका नाम क्या है, क्या बोला देखो, वन यूज टू लेंसेज, वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ। देखा कहा कहा वर्ड्स लिंक हो जाते। ओके, दिस इज नॉन एज कंपाउंड। सिमेट्रिक डायग्राम आपने 10th में अच्छे से ड्रॉ किया होगा, ऐसा ही ड्रॉ करना है, इसमें आगे पीछे कुछ करना नहीं है, बराबर? प्रैक्टिस करना, बाकी तो पता है आपको ड्रॉ करने की हैबिट आपकी, है ना? अब इसमें दूसरा ड्रॉ करना हो तो दूसरा पेन ले आएंगे, ऐसे करके बता देंगे। सर ये क्या है? सर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, चलो
निखिल बोलेगा मैं पकड़ा गया हूँ। हाँ वही, मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू, जब सब कुछ आएगा पेपर खत्म नहीं होगा। एंड दैट्स वाई अभी ऐसा टाइम आ चुका है, आज लास्ट डे है ईयर का, कल से ऐसा टाइम आ गया होगा कि कल से अगर आप एक हर रोज का पेपर लिखोगे तो मजा आएगा। और आप तो नहीं लिखोगे, इसलिए मैं कल फर्स्ट डेट लास्ट एग्जामिनेशन है उत्कर्ष का, बिफोर 5 मेरा प्लानिंग है सब कुछ दे देने का, फिर होमवर्क बंद, फिर हर रोज का एक पेपर। ओके चलो। क्यों? हाँ घर से होमवर्क में, और वो वाला तो बाकी है, टेस्ट वाली सीरीज अभी नहीं होगी चालू। उससे पहले मैं दे दूंगा। ओके हाँ तू रहने दे, मैं बोलूंगा तब करना का। तेरे को अभी क्या इतना पता लगाना है, पता है तेरे को इतना पता लगाना है कि सर ने 10 पेपर दिए थे वो कंप्लीट होने थे। हाँ अभी ले गया था विथआउट मनी। नहीं अभी रुक, बाद में रखते हैं सब। हाँ ओके। सही है, बस वो तुम लिख दो, बाद में बाद में देखेंगे, है ना। और लिसन, लिखने के लिए ऐसा नहीं कि सर ने बर्डन डाला है, क्योंकि उसी पेपर्स का आपको इन बिटवीन टेस्ट देना है। ये तो मेरे पास है, मैं नया कौन सा कर रहा हूँ, बोला था मैंने 10 इयर्स के पेपर टाइपिंग करवा रहा हूँ, उस पर भी वर्क करना है ना। और 10 ईयर के पेपर्स में आई विल गिव यू गारंटी वारंटी जो चाहिए, वो 50 मार्क्स का कॉपी होगा 10 इयर्स के पेपर्स में से, वो एमसीक्यू के साथ आई एम टेकिंग द गारंटी। हाँ एमसीक्यू के, हाँ हाँ दूंगा ना, वो जो बोर्ड के पेपर्स उसमें दे दूंगा, सब कुछ रेडी होने जा रहा है, ऐसे ही टीम नहीं रखी है मैंने, बराबर, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो टीम से करवाना पड़ता है। और वो काफी कुछ हो गया है, मैं एक बार अभी कल रिव्यू कर लूंगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो दिस इज माइन ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले मैंने एफ एंड सी के बीच में लिया। अब मैं इसको एफ के अंदर नहीं ले सकता, नहीं तो इमेज ऐसे भागेगा, और लेंस रखा है इधर, इसलिए मैंने इसको किसके बीच में रखा है, एफ एंड सी। तो यहाँ पे बियॉन्ड द सी बड़ा इमेज मिलेगा आपको, हाँ या ना। अब ये जो बड़ा इमेज है दैट इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन। अब मैंने इसका सेटलमेंट ऐसे किया है कि ये जो इमेज है पहले का, वो इसके थोड़ा एफ के पीछे अंदर की ओर एफ एंड पी के बीच में गिरे, ताकि वो ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में हो गया। तो आपको पता है इरेक्ट इमेज मिलती है, तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, उसको इरेक्ट बोलते हैं। तो देखो मिल गया पीछे इमेज, बट जो मेन ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, उल्टा। बट बायोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजी में सब गोल गोल है ना, न्यूक्लियस तो बोलते हैं गोला, किसी भी साइड से देखो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इन्वर्टेड इमेज का वहां के कोई इश्यू रहेगा नहीं। और अगर रहेगा तो फोटो खींच के सीधा कर देंगे, आज के टाइम में ऐसा है, आपको काफी कुछ फोटोज खींच सकते हैं, है ना, बहुत लॉट्स ऑफ थिंग इज दैट, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सोच नहीं सकते वैसे है ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये क्लियर हुआ। जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है उस लेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। आई के नजदीक है उस लेंस को क्या बोलेंगे। दो सेंटेंस बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन सब ये तब कंसिडर किया जाएगा जब सब लिखा है, ये लिख के छोड़ दिया है तो ये तो 10th का हो गया, नया क्या लाए, है ना। सो द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट कॉल्ड फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इसने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसके कंपेयर में इन्वर्टेड है, फॉर्म किया, जो मैग्नीफाइड भी है। दिस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस एंड द आई, दैट इज द आई पीस, व्हिच फंक्शन इज एसेंशियली लाइक द विच माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइड, सॉरी, और अ मैग्नीफायर, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेगा, दूसरा नाम है मैग्नीफायर, दैट प्रोड्यूस द फाइनल इमेज व्हिच इज enlarged and virtual. The first inverted image thus near or within the focal plane of eyepiece at the distance appropriate for the final image formation at which one? Infinity, and little closer for the image formation at the which point? एफ के नजदीक होगा तो नियर पॉइंट पे, सॉरी एफ से थोड़ा नजदीक चला जाएगा, बहुत अंदर चला जाएगा पोल की ओर, तो नियर पॉइंट पे। अब जो इमेज डिस्टेंस है वो डी पे आ जाएगा 25 पे, बट एक्जैक्टली एफ से थोड़ा दूर, थोड़ा इन द सेंस इंस्टेड एफ ही मान लो, तब जाके इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी वाला कंफर्टेबली सीन होगा, और नियर पॉइंट वाले में थोड़ा सा स्ट्रेन क्रिएट होगा आंखों में। हाँ आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैग्निफिकेशन में फर्क पड़ता है तो कितना पड़ता है, 1 का, 1 टाइम्स में कुछ ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ओके
क्लियरली द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वन। को डाउट खत्म हो गया। ओके, बट द मेन थ्योरी वो नहीं पूछेंगे, बाप वाली तो ये है, ये थ्योरी पूछेंगे, एंड दैट इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इस चैप्टर में कुल मिला के ना पूछने वाली थ्योरी बिल्कुल कम है, ज्यादा से ज्यादा एक मिरर फॉर्मूला R इक्वल्स टू 2F वाला, मुझे कुछ लगता नहीं है उसमें। दूसरा है लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, और वो दो स्फेरिकल सरफेस से लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/m। तो टोटल 4 थ्योरी हुई। एक प्रिज्म वाला है जो लंबा है और IMP भी लग रहा है, बराबर। प्रिज्म वाला ना पूछना हो तो प्रिज्म वाला एक न्यूमेरिकल भी है, सेम टू सेम, इक्वेशन वही के वही यूज करने। और हाँ, मैं वही पे मेरी गाड़ी जा रही है, मेरे मुंह पे मत छीन लो सब, नहीं तो मेरा वो एक्साइटमेंट चला जाता है। अब दूसरी दो थ्योरी बाकी बची, दैट इज अबाउट द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला, एंड एक टेलीस्कोप है। आया समझ में? अब इतनी कुल मिला के इतने बड़े चैप्टर में 4-5 थ्योरी है, कितनी है? इसलिए वो ढूंढने बैठे, उससे अच्छा कि न्यूमेरिकल पूछ ले। इसलिए मेजोरिटी चांसेस न्यूमेरिकल के बनते हैं, और न्यूमेरिकल भारी भरकम है। एक्सरसाइज देखना, एग्जाम्पल तो ठीक है, एक्सरसाइज में ज्यादा है ना, 15-20 है ना, तो ध्यान देखना। कितना है? 38 है ना, एडिशनल के अलावा के? नहीं, एडिशनल नहीं गिनने। एडिशनल है ही नहीं इसमें शायद। ओके, चलो व्हाटएवर, जब आएगा तब देखेंगे। अब यहाँ पे आप आते हैं, फिगर वही का वही होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाँ, दैट इज MO इक्वल्स टू H डैश अपॉन H, वेयर H डैश इज द फर्स्ट इमेज डायमेंशन एंड HO इज द, H ही लिया है हमने तो HO लेने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ जैसे वहां पे थीटा फॉर्म हुआ था, वैसे हमने यहाँ पे बीटा रखा है। क्या रखा है? बीटा। तो बीटा का, टेन बीटा का ऑपोजिट साइड इतना होगा, जो कितना है? H जितना। कितना है? H जितना। ओके, तो दैट इज H अपॉन FO। व्हाट इज दैट? FO। बीटा 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 कहाँ है? ये रहा, ऊपर से लिया है इन लोगों ने। रुको 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 रुको, देखो, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनने वाला है, ये छोटा सा, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखो आप, F। ओके, ऑब्जेक्ट को इस तरह से ही प्लेस किया जाता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को वहां पे ही कट करे। मतलब वैसे कट करने वाला क्या है, ये पैरेलल हो गया तो वैसे भी वो FO में से ही पास होगा। तो ए मेरा पॉइंट बनने वाला एंगल बीटा FO पे, इस F पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे। तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया? FO, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो इतना है वो एग्जैक्टली हो गया H। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई मुझे मिला tan बीटा इक्वल्स टू H अपन, एंड देयरफॉर H इक्वल्स टू FO tan बीटा। आया समझ में? O फॉर ऑब्जेक्ट बोलते जाएंगे, जीरो नहीं बोलेंगे। तो कोई डाउट? दूसरा, अगर आप देखो अच्छे से, तो एक बीटा अगर यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट लगा दे तो एक बीटा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ए पॉइंट को हमने एक्चुअली में, चलो कोई बात नहीं, यहां से लेके ए वाला डिस्टेंस हो गया। अगर मैं इसको FO बोल रहा हूं, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो FO B डैश हुआ, तो दैट इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और मैं वर्टिकल इज H डैश। तो अगेन tan बीटा इक्वल्स टू H डैश अपन FO। एक्चुअली में इन लोगों ने B1 पॉइंट बोला है, उसको क्या बोला है? B1। तो लेट मी टेक इट ओवर हियर B1। ये जो मैंने FO लिखा है उस पॉइंट को मैं क्या कंसीडर करूंगा? B1 कंसीडर करूंगा। तो B1 B डैश हुआ, तो आ गया B1 B डैश और वो H डैश। गॉट इट ना? अब एक्चुअली में क्या होता है कि एक ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा लेंस किधर है।
एक ट्यूब होती है जिसमें से आप ऐसे आई लगा के देखने वाले, तो वो ट्यूब होती है। अब इसमें एक टर्म दिया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट इज नोन एज ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। एक एफ हो गया और यहाँ पे एफ ही हो गया, आईपीस का फोकल पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोकल पॉइंट इज नोन एज ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या डिफाइन किया जाता है? ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज कंसिडर्ड एज एल। तो देखो मैंने उसकी जगह पे एल रख दिया, इस बीबी डैश की जगह पे क्या रखेंगे? एल रखेंगे। आया समझ में? ओके, मैंने एल रख दिया। तो एच डैश क्या हो गया? एल टेन बीटा। अब एमओ क्या था? एच डैश अपन, तो एच डैश का वैल्यू ले लिया और एच का वैल्यू रख लिया, एल अपन एफ ओ। तो एमओ इक्वल टू क्या हो गया? एल अपन एफ ओ। तो एक एमओ वाला ही नई चीज थी, क्योंकि जो आईपीस था वो तो अगेन एज अ मैग्नीफायर काम करने वाला है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने इंफिनिटी के लिए डी बाई एफ ही पढ़ा था और नियर पॉइंट के लिए 1 प्लस डी बाई एफ ही, तो वो तो सीधा आ गया। अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज याद करना है। टोटल मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एमओ इंटू एम ई, बट इसमें दो केसेस है तो दोनों केस बताए गए। फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द विच पॉइंट? नियर पॉइंट, एंड इफ इट इज पॉइंट फॉर्म्ड एट अ infinity then d upon f। आया समझ में? वैसे what we prefer, infinity और near point? Infinity, and that's why we are going to consider d upon f। और आपको पता है magnification is the net magnification is the multiplication of magnifications, तो l upon f into d upon, खत्म। क्लियर? ओके, टू अचीव द लार्ज मैग्निफिकेशन, अब अगर इसमें लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए तो l बढ़ाते जाओ, फोकल लेंथ पे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। To achieve the large magnification of the small object, hence the name microscope, objective and eyepiece should have a small focal। हाँ, फोकल लेंथ को आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? कम, या तो फिर आप ट्यूब लेंथ को बढ़ा सकते हो, बट ट्यूब लेंथ को बढ़ाने में दिक्कत ये है कि अगर ज्यादा बढ़ा दिया और ये रेस पीछे भाग गए नीचे, ऐसे ऐसे नीचे भाग गए, आईपीस में कॉन्टेक्ट नहीं आएंगे तो फिर इमेज फॉर्म होगा नहीं, यानी सब कुछ ध्यान में रख के करना पड़ेगा। Okay, various factors such as illuminations of the object contribute the quantity and visibility of, किस तरह से ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट किया जा रहा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस एक ट्यूब हो गया, समझ लो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे आईपीस लेंस है। मैं इसको ऐसे करके दिखूंगा और वो प्लेन रखा जाता है। ओके, और बायोलॉजी वाले तो क्या क्या लिक्विड विक्विड लगवाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, वो ये सब इल्यूमिनेट करने के लिए, क्या करने के लिए? तो एक इल्यूमिनेशन काम करता है। दूसरी देन कॉलिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज बनेगी। In modern microscope, multi-component lenses are used for the both objective and eyepiece to improve the image quality by minimizing various optical aberrations, यानी कि defects in the lens। उसको अवॉइड करने के लिए लेंस मल्टीपल कंपोजिशंस में बनाए जाते हैं। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने कंप्लीट किया, एक बाकी है, नेम ऑफ दैट इज टेलीस्कोप, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। टेलीस्कोप में जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है उसको कैसे निकाला जाएगा वो भी हम देखेंगे। इन शॉर्ट 2 पेजेस बाकी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।